So rotational inertia or moment of inertia. So mass of a body is a measure of inertia of the body in linear motion. तो mass को हम लोग क्या कहते हैं? Measure of inertia. जितना ज्यादा mass होगा उतना ज्यादा inertia possess करता है कोई body. Inertia possess करने का मतलब उसको move कराने में आपको उतनी ज्यादा कठिनाई है, उतना ज्यादा force लगाना पड़ेगा. तो अगर वो state of rest में है तो it will try to be in the state of rest. If it is moving with uniform motion, it will try to move in uniform motion until and unless you are applying a force which overcomes its inertia of rest or inertia of motion. तो उसको मेजर कौन करता है? मास मेजर करता है. जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होता है उस ऑब्जेक्ट का. अब a quantity that measures the inertia of rotational motion is called the rotational inertia of or moment of inertia of the body. तो लीनियर मोशन में जो इनर्शिया को मेजर करता है उसको मास कहते हैं. रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया को मेजर करता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं. क्लियर है बच्चों? यस सर. सो लीनियर मोशन हो गया हमारा, उसको मेजर करते हैं मास से. रोटेशनल मोशन है उसको मेजर करते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से. ठीक है. Now, thus rotational inertia plays the same role in rotational motion as mass plays in linear motion. That is, moment of inertia is rotational analog of mass in linear motion. So, rotational analog of mass in linear motion is moment of inertia. Now, kinetic energy of rotation. So, kinetic energy of rotation of a body is the energy possessed by the body on account of its rotation about a given axis. तो रोटेशन के वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो इन एनर्जी पोजेस करता है, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. नाउ in figure we have shown the rigid body rotating in xy plane about z axis. तो एक बॉडी है जो कि xy प्लेन के अबाउट रोटेट कर रहा है और एक्सिस किधर की तरफ है? z एक्सिस के अलोंग. और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है रोटेशन का, इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा के बराबर. लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 m3. तो a rigid body is a system of particles. मतलब there are many particles m1 m2 m3 and so on. कई सारे particles हैं. ये r1 डिस्टेंस पे है, ये r2 डिस्टेंस पे है, ये r3 डिस्टेंस पे है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज बेसिकली r1 r2 and r3. So perpendicular distance, so let body consist of particles of mass m1 m2 m3 at perpendicular distances r1 r2 r3 respectively from the axis of rotation. So perpendicular distance is from the axis of rotation. So if you see this is the perpendicular distance. Similarly here if you see, this is the perpendicular distance, and similarly if you see here, so this is the perpendicular distance. So perpendicular distance from the axis of rotation will be r1 r2 and r3. Now as the body is rigid, all the particles of the body complete one revolution along OZ in the same time. जब rigid body है तो अगर m1 जितने टाइम में एक रोटेशन लेगा उतने ही टाइम में m2 भी रोटेशन लेगा और m3 भी रोटेशन लेगा. सो m1 m2 और m3 तीनों इक्वल टाइम में ही सर्कुलर मोशन कवर करे, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे. क्यों? क्योंकि जो रिजिड बॉडी है वो जो है उसका हर पार्टिकल जो है विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर इट इज नॉट मूविंग. रिजिड बॉडी का मतलब ये पार्टिकल m2 m3 के रेस्पेक्ट में, m3 m1 के रेस्पेक्ट में और m1 m2 के रेस्पेक्ट में ये सब स्टेशनरी हैं. मतलब ये दोनों जो है इन सब के रेस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन जो चेंज नहीं करेगा. मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वेरी नहीं करेगा, हर मोमेंट पे सेम, हर टाइम पे इनके बीच का आपस का डिस्टेंस सेम रहेगा. सो बिकॉज ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से,
सो जितना टाइम एक पार्ट ऑफ द बॉडी को कंप्लीट करने में लगेगा सर्कल को, उतने ही टाइम में दूसरा पार्ट ऑफ द बॉडी भी उतना ही टाइम में कवर करता है. So as the body is rigid, all the particles of the body complete one revolution about OZ in the same time. So जितने टाइम में ये M3 वाला जो ऑब्जेक्ट है, so जितने टाइम में ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, उसी तरह उतने ही टाइम में ये M1 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, और उतने ही टाइम में M2 वाला जो ऑब्जेक्ट है ये भी मूव करेगा सर्कुलर मोशन में. Because the object is rigid, because this body is rigid. Now, however, as the distance of particles from the axis of rotation, so as the distances of particles from axis of rotation are different, therefore linear velocities of different particle are different. So, इस पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी v1 है, इस पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी v2 है, और तीसरे पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी v3. So वही चीज कह रहा है, if v1, v2, v3 are respective linear velocities of the particle, then v1 is equal to r1 into omega. So ये perpendicular distance into angular velocity. v2 is r2 into omega and v3 is r3 into omega. इन सब को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, तो v1 के जगह r1 ओमेगा यूज कर लेंगे, v2 के जगह r2 ओमेगा और v3 के जगह r3 ओमेगा यूज करेंगे. तो अगर काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का, पार्टिकल ऑफ मास m1, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर होता है. v1 को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं r1 ओमेगा से, है ना, जो कि लीनियर वेलोसिटी इज r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी. तो ये हो जाएगा हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अदर पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो ये अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है. पहले हम लोग लीनियर वेलोसिटीज के टर्म में निकाल रहे थे, फिर एंगुलर वेलोसिटीज के टर्म्स में. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द होल बॉडी, सारे बॉडी के मतलब पूरे बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू पहले हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड similarly r3 square omega square, and so on. So this is half mn rn square omega square. Okay, so this is the kinetic energy of rotation of all the bodies added together. So that is total kinetic energy of the body. Clear है बच्चों? Yes sir. सो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर क्योंकि कॉमन है पूरे में, तो ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो हाफ m1 r1 स्क्वायर, हाफ m2 r2 स्क्वायर, हाफ m3 r3 स्क्वायर और rn स्क्वायर तक जाएगा. सो इनटू ओमेगा स्क्वायर. सो अब इसको हम लोग लिखते हैं, हाफ को कॉमन ले लो, हाफ इनटू समेशन ऑफ mn rn स्क्वायर, मतलब m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, ये mn rn स्क्वायर तक समेशन निकाल के हाफ और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल रोटेशन है वो निकल गया. इस समेशन को, ये जो समेशन में है हाफ समेशन ऑफ mi/ri स्क्वायर, दिस इज रिटन एज i एंड विच इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, सो मोमेंट ऑफ inertia. So when where I is called the moment of inertia of the body about the given axis of rotation, clearly moment of inertia I involves both the mass of the body and its distribution about the given axis. तो moment of inertia क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है कि मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग पार्टिकल का क्या आर का वैल्यू है, मतलब डिस्टेंस का वैल्यू है उन पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो उस पे भी डिपेंड करेगा मास ऑफ द पार्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन से द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और या डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द गिवन एक्सिस. So kinetic energy of rotation is given as half I omega square, where I is moment of inertia, which is same as अगर linear motion में बात करें तो kinetic energy is half mv square, mass into linear velocity का square.
यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये जो आई है ये बेसिकली रोटेशनल एनालॉग हो गया मास का, जो कि हम लोग पीछे पहले भी बात कर चुके। So moment of inertia and its physical significance. So moment of a body about a given axis is defined as the sum of the product of masses of all the particles of the body and squares of the respective perpendicular distances from the axis of rotation. तो जब हम लोग कहते हैं summation of mi into ri square, इसका मतलब m1 r1 square m2 r2 square mn rn square। तो ये जो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर है, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सो द वैल्यू ऑफ आई सेल डिपेंड ऑन, आई क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे है, वो उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही निकालते हैं ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे रहेगा, उससे हम लोगों को उस पर डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके परपेंडिकुलर है या कोई एंगल बना रहा है या पैरेलल है, तो उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड वन इज शेप ऑफ द बॉडी, है ना। तो ऑब्वियसली शेप ऑफ द बॉडी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। साइज ऑफ द बॉडी and distribution of mass of the body about the axis of rotation. Size of the body, shape of the body, distribution of mass, orientation of axis of rotation and position of axis of rotation. तो इन सारे facts पे हमारा moment of inertia depend करता है ना। So again I'll repeat: position of axis of rotation, orientation of axis of rotation, shape of the body, size of the body, distribution of mass of the body about the axis of rotation. तो इन सारे चीजों पे हमारा moment of inertia depend करता है। When the body does not consist of discrete particles and has a continuous uniform distribution of mass, the summation in equation 2 can be replaced by integration and we may rewrite the equation 2 as. तो जब हम लोग कहते हैं moment of inertia I is equal to summation of mi ri square, right? So which is same as r square dm का इंटीग्रल, ठीक है। सो अगर कंटिन्यूअस मास होगा, राइट, सो कंटिन्यूअस मास में ये होगा हमारा फॉर्मूला, और जो डिस्क्रीट मास होगा उसमें समेशन करके ये फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So when the body does not consist of discrete particles and has a continuous uniform distribution of mass, the summation in equation 2 can be replaced by integration and we may rewrite the equation 2 as r square dm का integral I is equal to r square dm का integral, ठीक है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So where dm is the mass of the small element of the body at a perpendicular distance r from the axis of rotation. तो dm क्या है? एक small element लेते हैं, है ना, डिफरेंशियल एलिमेंट। उस डिफरेंशियल एलिमेंट का जो मास है उसको dm से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस डिफरेंशियल एलिमेंट का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है उसको r हम लोग कह रहे हैं। तो I is equal to integration of r square dm. So where dm is the mass of the body at a perpendicular distance r from the axis of rotation. Clear है बच्चों सबको? Yes, sir. So if rho is the density of the body, ठीक है, so अगर rho is the density of the body, then the mass of small element of the volume dv is dm. तो छोटा सा एलिमेंट जो है उस dv वॉल्यूम का, उसका मास dm है, और
डीएम को हम लोग क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रो डीवी से रिप्लेस कर सकते हैं. सो जो हम लोग कह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर का इंटीग्रल, डीएम के जगह हम रो डीवी कर देंगे तो आर स्क्वायर इंटू रो डीवी, ये इसका इंटीग्रल हो गया. सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फ्रॉम इक्वेशन 3. सो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा रोटेशन का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो अगर ओमेगा का वैल्यू 1 है, ठीक है, सो ओमेगा का वैल्यू जब 1 होता है उस समय काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन किसके बराबर होगा, I/2 के बराबर होगा. सो I क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा डेफिनेशन ये है कि व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी इज यूनिटी, in that case moment of inertia is twice the kinetic energy of rotation. So moment of inertia of a body about a given axis is equal to twice the kinetic energy of rotation of the body rotating with unit angular velocity about the given axis. So moment of inertia I plays same role in rotational motion as mass m plays in linear motion. तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी देखा है कि भाई आई जो है रोटेशनल एनालॉग है मास का. Now moment of inertia of a body can be regarded as a measure of rotational inertia of the body. तो ये जो moment of inertia है, it is regarded as measure of rotational inertia of the body. Now units of moment of inertia. So हमें पता है moment of inertia mass into distance square हो गया. So unit of moment of inertia is kg meter square or gram centimeter square. The dimensions of moment of inertia is m1 l square t to the power 0. Mass का 1 और length का twice हो जाएगा क्योंकि distance square. अब रेडियस ऑफ गायरेशन. सो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि अगर हम लोग ये सारे जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3 mn, इन सभी का है ना, अगर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इनको ऐड करोगे तो जैसे m1 r1 स्क्वायर है या m2 r2 स्क्वायर है, m3 r3 स्क्वायर, इन सब को हम लोग समेशन ऑफ दैट इक्वल टू टोटल मास m इंटू मान लो कोई डिस्टेंस k है, m इंटू के स्क्वायर करते हैं, तो वो जो k का वैल्यू है वो k रेडियस ऑफ गायरेशन होता है. तो ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिजिकली इसका कोई मतलब नहीं है रेडियस ऑफ गायरेशन का, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है बस. तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P from the axis, where if whole mass of the body were concentrated, the body shall have the same moment of inertia as it has with the actual distribution of mass. This distance is represented by k. मतलब कि अगर किसी भी जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं उसका हमने देखा बाय समेशन ऑफ mi/ri स्क्वायर, ये हमने निकाला. सो दिस इज इक्वल टू मान लो टोटल मास m इंटू के स्क्वायर कर देते, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू के स्क्वायर. m क्या है हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn हो गया, राइट, इंटू के स्क्वायर. सारे मासेस इंडिविजुअल मासेस को ऐड कर देंगे और के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो k का वैल्यू होता है ये रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है. तो हम पूरे मास को एक पॉइंट पे मान लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो पॉइंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस रखेगा जिससे कि एम के स्क्वायर इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए, तो उस केस में ये जो k है ये रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट. So consider a rigid body consisting of n particles each of mass m, और उनका डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1 r2 r3 rn,
are perpendicular distances of these particles from the axis of rotation. So by definition, moment of inertia of the body about the given axis is mr1 square mr2 square. ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, n पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं जिसका सब हर पार्टिकल का मास m इक्वल मास, ठीक है. तो mr1 स्क्वायर mr2 स्क्वायर अप टू mrn स्क्वायर सबको ऐड कर लेंगे. तो m कॉमन ले लो, समेशन ऑफ r1 स्क्वायर टू rn स्क्वायर. अब ये जो है ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. अब ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट. सो ये क्या हो जाएगा, टोटल मास. और r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर बाय n. सो ये क्या हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस का एवरेज हो गया, राइट. सो if the total mass of the body capital M were concentrated at point P, तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, देखो हमारे पास m पार्टिकल्स हैं, इसका डिस्टेंस r1 है, दूसरा पार्टिकल m इसका डिस्टेंस r2 है, तीसरा पार्टिकल इसका डिस्टेंस r3 है. और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो टोटल मास है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो यहाँ से जो डिस्टेंस k के बराबर है. सो दैट मीन्स m टाइम्स r1 square, m times r2 square, m times r3 square up to m times rn square is equal to capital mk square. ठीक है. सो m कांस्टेंट ले रहे हैं और इसको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, n को कांस्टेंट ले रहे हैं, m को, तो ये हमारा बाहर हो जाएगा. ये जो टोटल मास है m क्रॉस n हो गया टोटल मास ऑफ द बॉडी. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m टाइम्स r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन n. सो इफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी m वेर कॉन्सेंट्रेटेड एट p एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस k, तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स अलग अलग डिस्टेंस पे है. हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा मास इसका कैपिटल M पे कॉन्सेंट्रेटेड है एट ए डिस्टेंस k फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. उस केस में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता वो कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M इंटू k स्क्वायर होता, राइट. तो अब ये कैपिटल M इंटू k स्क्वायर जो है ये यहाँ पे इसका वैल्यू देखोगे तो ये इंडिविजुअली m k स्क्वायर इज इक्वल टू m टाइम्स r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तुम एक m यहाँ भी होगा. अब m और m कैंसिल हो गया, कैंसिल होने से k इज इक्वल टू रूट अंडर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. क्लियर है बच्चों? क्लियर है सबको रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? यस सर. अरे एक सेकंड बस लिखना है. यस सर. अभी और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग इसको न्यूमेरिकली अप्लाई करेंगे, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अभी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है. ये समझो कि जो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था, हम क्या कहेंगे कि ये पूरा रिजिड बॉडी का मास एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, और अगर वो एक्सिस से k डिस्टेंस पे है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल M इंटू k स्क्वायर is equal to actual moment of inertia of the whole rigid body, that was m1 r1 square, m2 r2 square up to mn rn square, then that value, that distance k is called radius of gyration. Clear है बच्चों? हाँ सर लिख लिया. So radius of gyration of a body about a given axis is equal to root mean square distance of the constituent particles of the body
फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। बेसिकली ये क्या है, जब हम कहते हैं r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर बाय n, तो ये मीन ऑफ स्क्वायर्स हो गया, मतलब रेडियस के स्क्वायर का मीन हो गया, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू। इसको अगर हम लोग पूरे को रूट से ढक दें तो इसको क्या लिखेंगे, रूट मीन स्क्वायर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, so radius of gyration of a body about a given axis is equal to root mean square distance of the constituent particles of the body from the given axis of rotation. Now radius of gyration, so radius of gyration being a distance is measured in meters or centimeters. Its dimension is m0, l1, t0. ठीक है, so this is the radius of gyration. Now value of radius of gyration shall depend on first shape and size of the body. किस पे डिपेंड करेगा, शेप पे डिपेंड करेगा और साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा। दूसरा पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीन चीज पे डिपेंड करता है ये रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिन पे डिपेंड कर रहा था, ऑलमोस्ट वही सारी चीजें आप देखोगे। शेप और साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा। दूसरा पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करता है और मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके पास ज्यादा मास है या उससे दूर दूर पे ज्यादा मास है, इन सब पे रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करता है। सो शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So if you see this first one, first problem, so कह रहा है a wheel of mass 10 kg and radius of gyration 25 centimeter is rotating at 600 rpm revolutions per minute. What is the moment of inertia? तो अभी हम लोग वैल्यूज पहले देखते हैं जो गिवन है। तो हमें मास दे रखा है 10 kg, रेडियस ऑफ गायरेशन k का वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर, मतलब 0.25 मीटर हो गया k का वैल्यू। उसके बाद इज रोटेटिंग एट, तो ओमेगा का वैल्यू 600 rpm revolutions per minute, 600 into 2 pi by 60 radians per second हो गया। So this is equal to 20 radians, 20 pi radians per second। ठीक है, अब ये जो हमारा वैल्यू है, सो I इज इक्वल टू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, दिस इज इक्वल टू टोटल मास m इंटू के स्क्वायर। तो इसमें इसका ओमेगा का तो जरूरत ही नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m के स्क्वायर होता है। सो दिस इज 10 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 10 into 0.0625, that is 0.625
kg मीटर स्क्वायर, ये हमारा आई का वैल्यू है। सो इसकी जरूरत ही नहीं। क्लियर है बच्चों? लिख लिया? Yes, sir. सेकेंड प्रॉब्लम है, a body of moment of inertia 0.5 kg मीटर स्क्वायर। सो हमें आई का वैल्यू दे रखा है 0.5 kg meter square, is rotating about the given axis at the rate of 1 rps. Omega is equal to 1 rps or 2 pi radians per second. अब what is the kinetic energy of the rotation of the body about that axis? Kinetic energy is half I omega square. वैल्यूज को यूज कर लेते हैं, हाफ इंटू 0.5 इंटू 2 पाई का होल स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 1/2, 0.5 1/2 होता है, ये भी कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर जूल्स। पाई स्क्वायर जूल का मतलब 3.14 का स्क्वायर कर देंगे 9.8 समथिंग आएगा। So 9.85 या 9.86 joules. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। Now torque and moment of inertia. So देखो, हम लोगों को पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू, मान लो F1, इस पे जो फोर्स लग रहा है, दिस इज M1 A1। ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, तो अच्छा M1 A1 हो गया, और टॉर्क जो होता है ये F1 इंटू R1, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F1 इंटू R1 हो गया। सो F1 है M1 A1 और R1, और A1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? M1 अल्फा 1 R1 इंटू R1। लीनियर एक्सेलरेशन इज एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू रेडियस, ठीक। सो A इज इक्वल टू अल्फा R होता है, उसी से हम लोग डाल रहे हैं। सो ये क्या हो जाएगा? M1 R1 स्क्वायर अल्फा 1। तो वही सेम चीज हम लोग कर रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा सभी ऑब्जेक्ट का, अल्फा ही होगा, तो M1 R1 स्क्वायर अल्फा पहले ऑब्जेक्ट का जो की वजह से जो टॉर्क है, सेकंड के वजह से जो टॉर्क है M2 R2 स्क्वायर अल्फा, M3 R3 स्क्वायर अल्फा, और वैसे वैसे n पार्टिकल्स हैं, हर का अपना अपना टॉर्क होगा, और उन सबको ऐड कर दें। सो उन सबको ऐड करेंगे तो M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, अप टू Mn Rn स्क्वायर into alpha हो गया, right? Now this whole thing which we have already seen, summation of mi ri square, ये basically क्या होता है? Moment of inertia होता है। So torque tau is equal to moment of inertia I into alpha. So torque is equal to moment of inertia into angular acceleration alpha. So this is basically our rotational analog of force. So torque is equal to moment of inertia I into alpha, जैसे हमारा था F is equal to M into A. So here summation of mi ri square is represented by I, which is moment of inertia of the body about the axis of rotation.
क्लियर है बच्चों? तो बेसिकली तुम लोग को एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। सो जो एप्लीकेशन पार्ट पे जो फोकस करेंगे तो एक ये जैसे इक्वेशन हो गया टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इसका काफी एप्लीकेशन देखोगे, ठीक है। जैसे F इज इक्वल टू एम ए, कितना इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हर क्वेश्चन में हम लोग को वही डालना होता है जो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन हैं, या फिर कहीं पे भी फोर्स पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आता है, लॉज ऑफ मोशन हो या फिर हमारा फ्रिक्शन हो, है ना, इन सभी जगहों पे तुम देखोगे F इज इक्वल टू एम ए का काफी वाइड स्प्रेड यूज है। उसी तरह जहां पे भी रोटेशन का बात आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का भी बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड इक्वेशन। आ गया समझ में? Yes, sir. तो यहीं पे ये कह रहा है कि अगर आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन 1 के बराबर है, टॉर्क क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा जो लिखते हैं आई इंटू 1 हो जाएगा, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क के बराबर हो जाएगा। सो हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टॉर्क अबाउट एक्टिंग ऑन द बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट। तो जब यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करेगा, यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो जो टॉर्क है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो। नाउ वी में रीराइट इक्वेशन 9 इन वेक्टर फॉर्म। सो जो हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिख रहे थे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क आई अल्फा इस फॉर्म में आएगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ रोटेशन और law of rotation. It corresponds to the relation F is equal to ma, ठीक है। तो जैसे फोर्स इज इक्वल टू ma करके जो रिलेशन है, उसी तरह का ये इक्वेशन है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, विच इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में जो फंडामेंटल इक्वेशन है F इज इक्वल टू ma, और एंगुलर मोशन में जो फंडामेंटल इक्वेशन है दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज होता है इस इक्वेशन का। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now angular momentum and moment of inertia of a body. So angular momentum of a body about the given axis L is m1 r1 square omega. So basically क्या है कि जो आप देखोगे एंगुलर मोमेंटम जब हम कह रहे हैं r क्रॉस mv है, so r1 क्रॉस m1 v1 प्लस r2 क्रॉस m2 v2 एंड सो ऑन। तो v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू r1 स्क्वायर, सो m1 r1 स्क्वायर, v को हम लोग लिख रहे हैं ओमेगा r, तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा टॉर्क हो गया। तो बेसिकली क्या, ओमेगा को कांस्टेंट कॉमन लेके बाहर कर लोगे, m1 r1 स्क्वायर mi ri स्क्वायर लेट्स से, so summation of mi ri स्क्वायर into ओमेगा कर देंगे। So if you do this, we know that summation of mi ri square is angular momentum L into omega.
So L is equal to, sorry, ये I हो गया, L is equal to, this is the L का value. Summation of mi/ri square is I omega. So angular momentum is moment of inertia into angular velocity. So L is equal to I into omega. जहाँ पे I summation of mi/ri square. Moment of inertia of the body about the given axis. Clear है बच्चों? Yes, sir. Thus, angular momentum of a body about a given axis is the product of moment of inertia and angular velocity of the body. So, moment of inertia I, angular velocity omega. तो L is equal to I omega से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. So, जब omega 1 है तो L क्या होगा? I के बराबर हो जाएगा. So, hence moment of inertia of a body about a given axis is numerically equal to the angular momentum of the body rotating with angular velocity about the axis. So we can rewrite equation in vector form. L is equal to I into omega. तो जहाँ पे L जो है vector quantity है, omega भी vector quantity है. So this equation corresponds to equation P is equal to mv. तो हमारा momentum, linear momentum mv के बराबर होता था. यहाँ पे angular momentum I omega के बराबर होगा. तो ये रोटेशनल एनालॉग हो गया P इज इक्वल टू mv वाले इक्वेशन. जैसे वहां पे रोटेशनल एनालॉग F इज इक्वल टू ma था, उसी तरह तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है. तो सेम चीज यहाँ पे P इज इक्वल टू mv था तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा हो. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. Now see this question. Now consider the angular acceleration produced in grindstone of moment of inertia 3 kg meter square. Okay. Under the action of torque of 3 pi Newton meter. So angular acceleration हमें निकालना है alpha. Produced in a grindstone of moment of inertia I is equal to 3 kg meter square. Under the action of force torque is equal to 3 pi Newton meter. So basically torque is equal to I into alpha. So 3 pi is equal to 3 into alpha. Alpha is equal to pi radians per second square. Clear बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Next है calculate the angular momentum of Earth rotating about its axis. Earth जो है अपने axis के about जो rotate कर रहा है, उसका हम लोगों को angular momentum निकालना है. Taking I, M and R as follows. So I moment of inertia क्या हो गया? 2/5 mr square हो गया. Mass 6 into 10 to the power 24 हो गया. और radius 6400 किलोमीटर. So I दे रखा है 2/5 mr square. So हमारा angular momentum L is equal to I ओमेगा होगा, राइट? तो अब सबसे पहले तो I का वैल्यू निकाल लेते हैं. I is 2/5 mr square. 2/5
6 into 10 to the power 24, 6400 का स्क्वायर। सो इसको कैलकुलेट करेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और इसके अलावा हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड टी। टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड किसी भी इसका 2 पाई बाय ओमेगा होता है। अब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी है, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। 24 आवर्स लगता है इसको पूरा रोटेट होने में, राइट। सो इसको लिख लेंगे 24 इंटू 60 इंटू 60। सो ये हमारा ओमेगा का वैल्यू हो गया। टाइम पीरियड जो है 2 पाई बाई टी ओमेगा का वैल्यू हो गया। अब ये हम लोग जो आई निकालेंगे, यहाँ पे ओमेगा निकालेंगे, मोमेंट ऑफ टाउ इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा करके सॉल्व कर लेंगे। सो लेट अस सॉल्व दिस। तो ये हमारा है 2 इंटू 2 into 6 into 64 into 60. So this is 9.83 into 10 to the power 3. So 9.83 into 10 to the power 31, ये I का वैल्यू आ गया हमारे पास। और उसके बाद ओमेगा का वैल्यू 2 into 3.14 7.26 10 to the power -5। अब L is equal to I omega 9.83 into 10 to the power 31, 7.26 10 to the power -5. So So 7.13 10 to the power 31 minus 5, 26 and 1, 27. Okay. यहाँ पे हम लोग वो भूल गए, 6400 किलोमीटर था, तो मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 6 और आ जाएगा यहाँ पे, तो 37 हो गया, और 37 माइनस 5 इज 32 हो गया। तो ये 33 हो जाएगा। 7.13 इंटू 10 टू द पावर 33 हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलो we'll stop here for the day. लिख लो तुम लोग इसको, लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. So we'll stop here, और इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।